Hello dear students, you are most welcome in SKLGD online education program. So today we will discuss on applications of Gauss law. इससे पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा. तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि बहुत सारी डेरिवेशन बहुत इजीली हम लोग इससे डेरिवेट कर सकते हैं. जैसे हमने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सबको डेरिवेट किया और कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये सारी डेरिवेशन पढ़े. आगे और डेरिवेशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गॉस लॉ इज वेरी यूजफुल टूल्स कह सकते हैं हम, बहुत यूजफुल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डेरिवेट करेंगे. बहुत इजी डेरिवेशंस हैं. तो उसी एक सीरीज में हम आज आगे बढ़ रहे हैं और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के अदर यूजेस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर की वजह से पढ़ेंगे, है ना. कि ये क्या है भाई, कि अब मेरे साथ यहाँ देखें, प्योर अटेंशन, कि आपके पास एक वायर है और यहाँ एक ऐसा बोल रहा है कंडक्टिंग वायर है, सिलिंड्रिकल होता है वायर, ठीक है, बना दिया. डेरिवेशन बहुत इजी है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है. तो फिजिक्स में सबसे बड़ी बात ये याद नहीं करना, बस एक कंसेप्ट याद रखना है और उसी से आप चलते जाए. तो इसकी लेंथ L मान लिया और इस पर पॉजिटिवली चार्ज है भाई. कैसा चार्ज दिया है हमने इसे? पॉजिटिव. क्लियर. इसका एक्सिस है, इसका एक्सिस हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका पूरा एक्सिस है, ठीक है. अब इसकी जो लेंथ है वो कितना है? L लेंथ है. तो लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. तो जब लेंथ में पर यूनिट लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो यहां हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पता हो जाएगा, ठीक है. अब हम इस कंडक्टर के थ्रू, इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, कितना क्रिएट होगा आसपास, वो हमें देखना है. तो इसके एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक P कोई पॉइंट मान लिया भाई, ठीक. एक P पॉइंट मान लिया है और यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. तो बहुत यूजफुल डेरिवेशन, काफी सारे न्यूमेरिकल इससे होंगे. तो आपको डेरिवेशन याद नहीं करनी, बस एक बार मेरे साथ समझनी है और बस एक बार आप समझ लीजिए कैसे हो रही है, फिर आपको याद हो जाएगी भाई, ठीक. यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू ड्राइव, बट हम देख रहे हैं कि गॉस लॉ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज क्या होगा? क्लोज्ड होगा, बाउंडेड होगा. यहां अभी चार्ज अगर यहां देखें तो बाउंडेड नहीं है, इसके अकॉर्डिंग, P पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है. कंडक्टर के अकॉर्डिंग क्लोज्ड है बट P पॉइंट के अराउंड ये क्लोज्ड नहीं है. तो हमें क्या करना होगा? एक सिलेंडर ड्रॉ करो भाई. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक R रेडियस का दोनों साइड एक सिलेंडर, और जिसे हम क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा भाई, ठीक. एक इमेजिनरी है, ये मान लिया. तो दोनों तरफ इसकी रेडियस भी कैसी आएगी भाई? सेम आएगी, ठीक है. तो ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर, इसे गॉसियन सिलेंडर बोल सकते हैं, ठीक है. ये अब चार्ज क्या हो गया? बाउंडेड हो गया पूरा ये चार्ज. किससे? गॉसियन सरफेस से. तो इसे बोल सकते हैं, इसका नेम क्या दे दें? गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सरफेस, ठीक है.
तो ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। अब चार्ज इससे क्या हो गया भाई, क्लोज हो गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होते हैं, चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, तो Q अपॉन एन कूलम पर मीटर। ये इस कंडक्टर जो वायर है लेंथ का, उससे हमने ये लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल ली भाई। क्यों कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों निकाला है भाई, कि चार्ज जो है इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अब इसके देखो सरफेसेस कितने हैं, एक सिलेंडर के कितने सरफेसेस होती हैं। जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर मार्कर है, तो इसके 3 सरफेसेस हैं भाई। बॉटम वाला सरफेस ये आप देख रहे हैं प्लेन है, टॉप सरफेस ये भी प्लेन है, और एक कर्व सरफेस। क्लियर। तो तीनों से पहले एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन निकाल लो। इससे एरिया की डायरेक्शन ये होगी, नीचे भी प्लेन है तो इससे भी एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि बता चुके हैं कि जो एरिया है, एरिया एलिमेंट, उसके डायरेक्शन हमेशा सरफेस के कैसे होती है, प्लेन के कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन दोनों जो प्लेन सरफेसेस। अब बात आती है कर्व सरफेस, तो कर्व के भी कैसे होगा, अगर यहाँ एक कोई एरिया एलिमेंट ले लें तो उससे भी डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है जानते हैं, बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप सॉल्व कर रहे हैं कोई भी न्यूमेरिकल या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन पता हो। तो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी। क्लियर। तो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी ई पॉइंट पे। अब यहां देखिए आप, वी हैव 3 सरफेसेस, 2 प्लेन सरफेस, अपर एंड बॉटम, एंड 1 इज अ कर्व सरफेस। क्लियर। तो यहां देखो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, E डॉट ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ एक टर्म आता है, तो यहाँ ये थीटा किसके मिडिल में टर्म है, किसके मिडिल में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के मिडिल में भाई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के मिडिल में। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगा, तो थीटा इधर कितना है भाई 90। सेम है इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा, तो एंगल यहाँ पर भी कितना है, थीटा 90 है। बट यहाँ थीटा कितना है भाई 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम। तो जहां 90 है एंगल, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा भाई 0 होगा। तो ड्यू टू द प्लेन सरफेसेस, तो प्लेन सरफेसेस की वजह से फाई ई कितना होगा, ई ए कॉस 90, ये कितना आ गया भाई 0। प्लेन सरफेसेस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जब प्लेन सरफेसेस की वजह से नहीं है तो फिर किसकी वजह से होगा भाई, कर्व सरफेस की वजह से। तो नाउ ड्यू टू द कर्व सरफेस, कि कर्व सरफेस से कितना होगा, तो कर्व सरफेस से फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया भाई E डॉट ए। एरिया, कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा जानते हैं, कितना होता है भाई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुका है। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, बाय गॉस लॉ हमारे पास ये भी है, बाय गॉस लॉ
फाइव ई कितना होते हैं भाई, क्यू अपॉन यानी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू हम यहां से डेरिवेट कर सकते हैं, यहां से Q इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, लैम्डा इंटू एल। आई पुट द वैल्यू ऑफ Q लैम्डा इंटू लेंथ अपॉन एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 2, बोथ आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों को क्या करेंगे भाई, सेम रख देंगे। तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, हमें क्या निकालना है भाई, E। तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ये डेरिवेशन आप केवल और केवल किससे, एक लॉन्ग कंडक्टिंग इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी P पॉइंट पर यानी R डिस्टेंस पर कितना होगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बहुत इजी। कहीं डाउट कि 3 सरफेसेस थे, 2 से 0 होगा क्योंकि एंगल 90 है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि गॉस लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब सरफेस क्लोज्ड होगा। तो पहले हमने क्लोज्ड किया, उसके बाद पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड हो गया। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर्मूला यही आता और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती, इनसाइड हो जाती। अभी कैसे है, आउटसाइड है, आउटवर्ड से, तब होता इनवर्ड। तो डेरिवेशन आप नेगेटिव चार्ज से भी कर सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज से, बट फॉर्मूला सेम आएगा। अब यहां हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा लीनियर चार्ज कंडक्टिविटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, 2 पाई कांस्टेंट टर्म, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट टर्म। तो डिपेंड ऑन आर। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें भाई, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये ग्राफ बहुत जरूरी है कि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो किस टाइप का ग्राफ आएगा, तो वो ग्राफ इस टाइप का आएगा। क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही वैसे कम होगी। तो ये इस टाइप का ग्राफ यहाँ आएगा। क्लियर है, आई होप ये आपको डेरिवेशन बहुत इजी लगी हो। अगर नहीं आती है, कोई दिक्कत है तो डाउट है तो मुझसे दोबारा आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेशन पे पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि आगे जो टॉपिक है वह यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट। अब किससे लेंगे, वायर ना लेके इस बार हम लोग क्या लेंगे, प्लेन सीट लेते हैं भाई, ठीक है। एक प्लेन सीट लेंगे और उसमें एक वर्ड याद रखिए, वो कंडक्टिंग नहीं है, वो कैसी है, नॉन कंडक्टिंग। यहाँ वायर कैसा था, कंडक्टिंग था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग या इनफाइनाइट टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग, कैसा हो, नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट है भाई, है ना। तो इससे कितना हो, ये भी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है। कैसे देखें भी, इसे भी करते हैं, बहुत इजी है भी। क्या आप एक सबसे पहले प्लेन सीट ड्रॉ, ठीक है।
ये मैंने शीट बना दी, ठीक है। और इस पर ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, तो जब इसको चार्ज हम देंगे तो इसके पूरे सरफेस पे वो अंदर तक फैल जाएगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। तो इस पर हमने ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसे, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज करके ये चार्ज इसके पूरे सरफेस में फैल जाता है। अब इस सीट की वजह से हमें यहां मान लो कोई r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो पॉइंट हम इधर भी ले रहे हैं और दोनों साइड ले सकते हैं, क्योंकि चार्ज जब नॉन कंडक्टिंग सीट है, जब उसमें फैलेगा तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा भाई, ठीक। तो इसकी वजह सेंटर से देखेंगे ये r डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है, तो दोनों साइड ले सकते हैं, यहां P डैश कर लो, ठीक। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे E1 मान लें, P की वजह से क्या मान लें भाई E1, इधर होगा P डैश की वजह से क्या मान लें E2, ठीक। ये हिस्सा दोनों ही साइड ही क्या होगा आउटवर्ड आएगा, क्योंकि ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से बाहर की ओर आता है, ठीक। अब फिर से वही बात कि गॉस लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब चार्ज बाउंडेड हो। तो अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोनों साइड, और इसके एक्सिस को ऐसे मिला दें, तो ये चार्ज इसमें आ गया, ठीक, बाउंडेड चार्ज हो गया। अब इसकी वजह से हम लोग जब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो सबसे पहली बात इसके सरफेसेस देखेंगे। जैसे अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में देखा कि आपके पास 3 सरफेसेस थे इस तरीके से। अब आपके पास सिलेंडर ऐसे है, एक फेस ये, दूसरा फेस ये है, इसकी वजह से E1 है, इसकी वजह से E2, और ये कर्व सरफेस। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले एंगल देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स और एरिया भी इसे एरिया एलिमेंट मान सकते हैं, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर भी एरिया अगर एलिमेंट लें तो वो भी सेम डायरेक्शन में, बट यहाँ कर्व सरफेस पे जब देखते हैं तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के मिडिल में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इस बार क्या होगा कि जो कर्व सरफेस है उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि एंगल कितना है 0 है। बट जो प्लेन सरफेसेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। दोनों की डायरेक्शन कैसे है, आउटवर्ड से, दोनों क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि नेगेटिव माइनस क्यों नहीं कर रहे, हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और ये देखते हैं कि डायरेक्शन सेम है या नहीं। तो हम प्लेन शीट की वजह से देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है और इस वाले फेस की डायरेक्शन भी क्या है आउटवर्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा ना कि सबट्रैक्ट। क्लियर। तो देखिए भैया इजी है यहाँ तक। तो सबसे पहले अब हम कर्व सरफेस की वजह से नहीं निकालेंगे, ठीक। तो सीधे हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला में E इंटू ए, तो ये E1 फाई, दूसरे फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा E, ये ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू बोथ प्लेन फेसेस, बोथ प्लेन फेसेस। तो टोटल के लिए फाई ई कर देंगे और E डॉट ए प्लस E डॉट ए इक्वल टू E डॉट ए। क्लियर है। यहाँ कॉस थीटा मैंने क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं लेकिन कॉस या एंगल कितना थीटा 0, तो कॉस 0 1 आएगा, तो डायरेक्ट हमने ले लिया, तो 2E आ गया भाई, ठीक है।
अब इसके बाद ये देखें एक चीज और इसमें आती है, सरफेस चार्ज किस पे फैला है, पूरे सरफेस पे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने पढ़ाया था कि लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सरफेस के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो यहाँ सरफेस के अकॉर्डिंग है, तब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, यानी चार्ज अपॉन एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है, हम तो देखेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है भाई, बाय गॉस लॉ फिर देखें, बाय गॉस लॉ फाई कितना होते हैं, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्रॉम हियर, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जब इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 2E डॉट ए इक्वल टू सिग्मा डॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से एरिया विल बी कैंसिल, our electric field intensity equal to we get sigma upon 2 epsilon naught और यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, बहुत इजी डेरिवेशन कि जब एक कंडक्टिंग वायर था, है ना, तो उसकी वजह से आया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था वो। बट जब हम एक नॉन कंडक्टिंग, यहाँ याद रखना होगा कि नॉन कंडक्टिंग सीट है या कंडक्टिंग सीट है। अभी हमने किससे डेरिवेशन का है कि नॉन कंडक्टिंग, ये आपको न्यूमेरिकल करते टाइम बहुत याद रखना है कि सीट कैसा है, वो नॉन कंडक्टिंग है या कंडक्टिंग सीट है। तो अभी नॉन कंडक्टिंग पढ़ा रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग कंडक्टिंग सीट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो उस पर चार्ज अंदर तक चला जाएगा और एक ही लेयर बनाएगा चार्ज की, उससे इधर भी फेस होगा, पीछे भी फेस होगा, और दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, बाय गॉस लॉ से ये निकाला, दोनों के इक्वल रख दिए, तो लैम्डा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक field intensity does not depend on distance, कि अगर आपके पास कोई प्लेन सीट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर कैसी आएगी, सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, कि भाई वो वहाँ डिस्टेंस कहीं पर भी फॉर्मूले में नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट। क्लियर, बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे होंगे, डेरिवेशन बहुत इजी है। अगर नहीं आए, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन हटा देते हैं, बस ओनली कंडक्टिंग प्लेन सीट है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने ये पॉजिटिवली चार्ज की है। आप लोग कहेंगे कि पॉजिटिव ही क्यों ले रहे, नेगेटिव ले, तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आउटवर्ड्स आ रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, इनवर्ड्स हो जाएंगे, बट फॉर्मूला विल बी सेम, वो सेम रहेगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड से, डायरेक्शन इसकी कैसे है, आउटवर्ड से। ठीक है भाई, तो नाउ वी विल डिस्कस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग प्लेन सीट। कंडक्टिंग प्लेन सीट है, तो यहां आप एक दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग फर्क क्या होगा। तो जिस दिन पहले दिन हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ कराए थे, तो वहां हमने चार्ज स्फीयर देखा था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, आउटसाइड में, सरफेस पर और इनसाइड। तो आउटसाइड में आया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
एक्स स्क्वायर, सरफेस पर आया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो स्फीयर की रेडियस थी। बट जब इनसाइड देखा तो कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। क्यों, बताया भी था कि अगर कोई कंडक्टर है और उसे हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके अंदर नहीं जा पाता, केवल और केवल कहाँ रहता है, सरफेस पर ही रहता है। तो बस ये ही पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि एक शीट ली, बहुत बड़ी इनफाइनाइट साइज की शीट है, तो उसकी कुछ मोटाई होगी, ये मैंने बना दी। तो जब हम उसको चार्ज देंगे तो वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ फैल जाएगा भाई, उसके सरफेस पे फैल जाएगा, अंदर एंटर नहीं कर पाता, यहां भी आएगा। चलो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत कम मोटाई है इसकी, तो इसलिए इसको हटा भी सकते हैं, टू प्लेन शीट। तो इसके टू फेसेस मान लीजिए, फर्स्ट फेज और दिस इज अ सेकेंड फेज। तो अब आपके पास एक प्लेन शीट ये है और दूसरी प्लेन शीट ये है, इन दोनों से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इससे आर डिस्टेंस पर भाई बाहर की तरफ कोई पी पॉइंट है जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, ये सेकंड शीट है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड ही आएगा, और वो भी कैसा आएगा, E2, उसे क्या मान लिया, E2, दोनों कैसे हैं, आउटवर्ड से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट कितना होता है भाई, E1 कितना होगा, बहुत इजी डेरिवेशन है कि सिग्मा अपॉन केवल एक सिंगल प्लेट से, तो यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट, एक प्लेन शीट से, ड्यू टू अ प्लेन शीट, या फर्स्ट प्लेन शीट से भी लिख सकते हैं। तो E1 कह दिया उसे, और कितना आएगा सिग्मा अपॉन इस सिंगल शीट की वजह से, ठीक है, इस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सेम यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड प्लेन शीट, कि सेकंड प्लेन शीट से कितना होगा, तो E2, वो भी इतना ही होगा सिग्मा अपॉन, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो सिग्मा अपॉन 2 तो टोटल कितना होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 प्लस E2 ऐड हो जाए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर, न्यूटन पर कूलम। तो यहां आपको ये याद रखना है कि अगर वो कंडक्टिंग प्लेन शीट, तो उसके अंदर 2 प्लेन शीट बनेंगी, फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट बिल्कुल वर्क करेगी किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह, क्योंकि सिंगल शीट है, उससे हम पढ़ चुके हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दूसरी प्लेन शीट की वजह से भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज सेम है, लेंथ, एरिया सब कुछ सेम है उसका, बट दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक साथ है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों में फर्क क्या है कि नॉन कंडक्टिंग की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और नॉर्मली कंडक्टिंग प्लेन शीट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है।
तो आपको न्यूमेरिकल करते टाइम ये सबसे अधिक ध्यान रखना है कि आपके में जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस टाइप की है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है या कंडक्टिंग प्लेन शीट है। तो इज दैट क्लियर? तो टुडेज टॉपिक अवर क्लियर। आगे इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कुछ डेरिवेशंस और हैं, वो और पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, इजी है, बस कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो इन 3 डेरिवेशन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, और न्यूमेरिकल साथ के साथ करते जाएं। जो न्यूमेरिकल नहीं आए वो ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड एंजॉय फिजिक्स विद मी। थैंक यू।